नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 10 के व्यावहारिक व्याकरण की एक प्रकरण सर्वनाम पर बात करेंगे। संज्ञा पर हमने पूर्व में बात की है। उस वीडियो का जो लिंक है वह है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और अन्य वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अथवा यूट्यूब के चैनल पर जाकर वहां वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ कक्षा 10 के व्याख्या के वीडियो देखने के लिए आप कक्षा 10 क्षितिज नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर भी इसी चैनल पर यहाँ बात करेंगे और इसके अलावा भी बातें लगातार चलती रहेंगी, वर्कशीट भी आती रहेंगी। आज हम सर्वनाम पर बात करेंगे और यदि आप चैनल पर पहली दफा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक समय पर पहुंच सके। देखते हैं सबसे पहले, और यहां लिखा हमने सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा से मैं समझता हूं कि आप विदित हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम जो शब्द है ये इस प्रकार से बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी का, सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले, मतलब संज्ञा क्या है? सभी का नाम। किसी इस ब्रह्मांड में जो कोई पदार्थ है, जैसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, उन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को। और इस संज्ञा, हालांकि हो सकता है आप संज्ञा बोलते हो, इस संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर यदि हम किसी शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो सर्वनाम कहलाता है। क्यों करना पड़ता है? आप बार बार, यदि एक ही शब्द है कि रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश अच्छा लड़का है, रमेश समय पर आता है, रमेश डॉक्टर बनना चाहता है, रमेश कक्षा में अभी तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता आया है, रमेश अनुशासित लड़का है, रमेश सदैव स्कूल के गणवेश में उपस्थित होता है, तो आदि जो बातें हैं, इत्यादि बातें बार बार रमेश शब्द का या किसी भी संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करने से जो भाषा है वह भाषा बोझिल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कंधों पर हमने कोई बोझ उठा रखा है। उस बोझ को कम करने के लिए ही और सर्वनाम शब्द का या सर्वनामों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां क्या होता है? एक दफा लिखा रमेश अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बड़ा होकर वह डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या शिक्षक बनना चाहता है। रमेश बहुत ही अनुशासित बालक है, तो वह उस उसका टारगेट है या उसका लक्ष्य है कि वह बड़ा होकर अध्यापक बने। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसने, वह इत्यादि शब्द हम रमेश के स्थान पर काम में ले रहे हैं, तो वे सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम है क्या? सबसे पहले तो यह बात कि सबके नाम के स्थान पर, सभी के नाम के स्थान पर, सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप इनको ये कर सकते हो कि सभी को हटाकर और हम कहें कि संज्ञा के स्थान पर सभी के नाम, और सभी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो हमारी जो परिभाषा है वह परिपूर्ण हो जाती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपकी छोटी से छोटी और सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया परिभाषा हो गई। आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो सर, आप इस परिभाषा को नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले अथवा साथ साथ चलते रहें ताकि लिखने का काम भी दुरुस्त रहे। बात आती है कि सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं? हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य में आप समझ जाएंगे क्या है। जब पुरुष निश्चय अनिश्चय के
निश्चय या अनिश्चय के चक्कर में फंसता है, निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंसता है, तो उसका संबंध, तो उस प्रश्न का संबंध उसके निज से होता है, स्वयं से। तो उस प्रश्न का संबंध उसके निज से होता है। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कुल मिलाकर 6 ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के प्रकार हैं। पुरुषवाचक, अन्य निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके पश्चात प्रश्नवाचक, उसके पश्चात संबंधवाचक और उसके पश्चात निजवाचक। ये कुल मिलाकर 6 भेद ऐसे हैं जो कि क्या कहलाते हैं, सर्वनाम के भेद कहलाते हैं। 6 ये शब्द हैं। इन शब्दों को आप और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं, यहां से आप ले सकते हैं उन्हें। अब देखते हैं कि 6 जो भेद हैं आपने लिख लिया होगा, और इन 6 भेदों को वाचक शब्द लगाकर अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक इत्यादि बना सकते हैं। अब हम पहले सर्वनाम से चलेंगे कि प्रथम सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम कौन सा था? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 प्रकार का होता है। इसके भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुष का अर्थ होता है बोलने वाला, सुनने वाला, है ना। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? बोलने वाला। उत्तम पुरुष कौन होगा? बोलने वाला। यह कौन होगा? सुनने वाला। यह सुनने वाला होगा, और यह वो होगा जो यहां न बोलने वाला है न सुनने वाला, इनसे इतर। तो उक्त से भिन्न, ऊपर जो लिखे हैं उनसे भिन्न, उनसे अलग यदि कोई सर्वनाम शब्द है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए कि इनमें क्या क्या लिखा रहता है। बोलने वाला जो है वह एक वचन है, तब तो लिखेगा मैं, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि लिखेगा। या हम भी लिख सकते हैं भाई, बहुवचन में हम किस में आ जाएगा? बहुवचन में। मैं तो ये तो हो गया एक वचन का मामला कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि। यहां हो जाएगा हम, हमारा, हमारी, हमारे, कि हमारे गांव में, तो मतलब पूरे हम जितने उस गांव के लोग थे उन सब की तरफ से एक व्यक्ति बोल रहा है, तो वह हमारा, हमारी, हमारे, यह है तो है एक वचन के रूप में। बोलने वाला एक वचन भी हो सकता है और बोलने वाला बहुवचन भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, ये तो बहुवचन वाला है और ये एक वचन का मामला है। अब देखिएगा क्या होता है। अब बात करते हैं हमें मध्यम पुरुष की। सुनने वाला कौन हो सकता है? तो सुनने वाले में भी 2 प्रकार के होते हैं। सुनने वाले में कोई एक आदमी है तो उसे तू कहा, तुम कहा, तू, तुम में, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, ये एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकते हैं कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तो एक आदमी से पूछा, और तुम्हारा 5 आदमी सामने खड़े समक्ष है तो उनसे भी हम पूछ सकते हैं। तू शब्द जो है वह आदर सूचक शब्द नहीं है। इसके लिए हम यदि कोई आदर सूचक शब्द किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि उसे हम कहते हैं आप। आप, फिर इसी को आप बढ़ाते चले, आपका, आपकी या आपके, ये सभी क्या हो गए? आदर सूचक शब्द हो गए। किसी व्यक्ति विशेष को हमें तू कहकर पुकारते हैं या तुम कहकर। यदि हमसे उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, तो उसे तू या तुम नहीं कर सकते, हम उन्हें आप कहकर संबोधित करते हैं, तो वे सुनने वाले हैं। देखो, तू और तुम, आप, आपका, आपकी, ये समस्त सुनने वाले हैं। इसलिए ऐसा कोई शब्द यदि किसी वाक्य में प्राप्त होता है तो वहां आप सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे। पुरुषवाचक के भी यदि भेद दे रखे तो आप उसे मध्यम पुरुषवाचक मानेंगे। यदि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, या हम, हमारा, हमारी,
ये शब्द आ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसे पुरुषवाचक और उसके पश्चात उत्तम पुरुष मानेंगे, क्योंकि ये सुनने वाला है, सॉरी ये बोलने वाला है तो मैं मेरा मेरी, हम हमारा हमारी, ये सुनने वाले हैं तो तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, और आप आपका आपकी आपके इत्यादि आ गए। अब अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष का अर्थ है जो यहां उपस्थित नहीं है, न तो बोलने वाला है न ही सुनने वाला है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप देखेंगे कि मैं रमेश के साथ, मैं रमेश के साथ उसके घर गया, ये एक वाक्य है। यहां मैं सर्वनाम है, कैसा? पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में देखेंगे तो बोलने वाला है, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। रमेश एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा के भेद देखने के लिए, संज्ञा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसके कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसे देख लेंगे। ये उसके, उसके से आप क्या समझते हैं कि उसके किसके? मैं के? नहीं, उसके रमेश के। यहां ये नहीं, रमेश के लिए आया है, जबकि रमेश यहां उपस्थित नहीं है, न वह बोलने वाला है न वह सुनने वाला है। मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि मैं रमेश के साथ उसके घर गया था, तो यहां ये सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। कौन है? ऐसा कोई तीसरा आदमी है जो न उत्तम में है न मध्यम में, तो ये किस प्रकार में आ जाएगा? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? उसका, उसकी, उसके इत्यादि शब्दों को हमें देखेंगे। एक इसमें एक और भी आता है, इसमें एक आप शब्द भी आता है। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने तो अभी तो मध्यम पुरुष में बता दिया। देखिएगा यहां ये है, इनको मिटाकर एक बात लिखते हैं हम, और बात यह है कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री हैं। अनुस्वार। आप कुशल प्रशासक हैं, आप कुशल प्रशासक हैं। अब आप अंतर कीजिएगा, अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है। यहां सुन रहे हैं, बोल रहे हैं? नहीं। सुन रहे हैं? नहीं। तो कौन है? अन्य है, इन दोनों से भिन्न है। पहली बात तो ये हो गई। ये जो आप शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये वाला आप, ये किसके लिए? क्या सुन रहे हैं वो? नहीं। तो हमने ये आप शब्द जो है वो अशोक गहलोत साहब के लिए इस्तेमाल किया है, वे उपस्थित नहीं है, इनके लिए आदर सूचक शब्द है ये है। तो यहां इस आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें पुरुष, सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और उसके पश्चात यदि इसका भेद देखा जाए तो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। क्या देखना है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो यहां देख लेंगे कि आप शब्द दो स्थान पर हमें प्राप्त हुआ है, और आप शब्द में क्या अंतर है? यदि सुनने वाला हमारे समक्ष है तब तो हम क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि हमसे दूर है, हमारे आजू बाजू भी नहीं है, तो हम और उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल करेंगे, वही हमारा सही और समुचित जवाब होगा। तो दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम अभी यहां पर ही खत्म होता है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले, चाहे नोट कर ले, इसे में हम मिटा रहे, अगला देखते हैं। अच्छा, आप वाला जो मामला है यहां एक और भी होगा, तब हम देखेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, और बढ़िया से अंतर समझाने के लिए और एक उदाहरण वो निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे तब आएगा। पुरुष जब निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंसता है, तो दूसरा था निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चीज है और वह निश्चित है, तो यहां आपके पास दो चीजें हैं, एक तो निकट के लिए है और एक दूर के लिए है। यह है मेरी किताब है, यह है, ये लोग मेरे गांव से आए हैं। यहां ये है, ये, और वह दूर खड़े हमसे, वे लोग। वे लोग कौन थे भाई?
तो यह वह वे ये दोनों है, ये किसके लिए आते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। आपकी तरफ आप उंगली से इशारा करके बता सकते हैं कि यह मेरा घर है, वह उसका घर है, दूर है, ये मेरे घर वाले हैं, वे उसके घर वाले हैं। तो यहां पर उसके शब्द तो अन्य पुरुष में चला गया, और ये वे, ये तो निकट के लिए, और ये दूर स्थित कोई वस्तु है उसके लिए। जिससे किसी चीज का निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित बोध होता है, वह निश्चय पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहां दो स्थितियां बनती है, एक तो जो निकट है उसकी, और एक जो दूर है उसके लिए। तीसरा भी यही लिख देते हैं, और तीसरा जो भेद है वह आपने लिखा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां अनिश्चय की स्थिति है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। यहां देखते हैं अनिश्चय में सिर्फ 3 ही शब्द ऐसे हैं जो इसमें माने जाते हैं, कोई, किसी और कुछ। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा कि कोई आया है, पता नहीं कौन है। किसी के पास है, अरे लाल पेन किसी के पास है, अरे नीला पेन किसी के पास है, अरे कुछ तो किया करो। अब कुछ में क्या किया करे, कोई निश्चय नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ तो किया करो, तुम्हारे साहब सब्जी बना ले, हर कमाल है ना। तो आप इनका निश्चय नहीं हो पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि किसी भी वाक्य में, ध्यान दे, गांठ बांध ले, यदि किसी भी वाक्य में ये 3 शब्द प्राप्त होते हैं आपको, और उनके नीचे अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, और पूछा गया कि इस पद में, इस शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आप धूमधाम से इस उत्तर को सिलेक्ट कर लें, एबेसेदा वाला है तो। और यदि वैसा है तो आप भी आप उसे सिलेक्ट करके अपनी बात लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमें चौथे भेद पर। चौथा भेद था हमारा, यहां इसी के नीचे रख देते हैं ताकि बात बनती रहे, आप लगातार, और आपके सामने स्क्रीनशॉट लेने की ऐसी कोई समस्या नहीं आए। जब पुरुष निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंसता है, तब उस प्रश्न का तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप अभी ही तय इस बात से कि हम सर्वनाम का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, क्या, कब, किसने, कहां गए थे, जयपुर कहां शब्द के जवाब में हमने क्या शब्द लिखा, जयपुर एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और किसी भी स्थान का नाम है वह क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो जयपुर के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द कहां शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहां कौन सा माना जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कि कौन आया है, पापा जी आए हैं, कौन, पापा जी के स्थान पर चाचा के, ताऊ के, गुरु जी के, किसी के स्थान पर कौन, कहां, किसने, कि यह काम किसने किया, यह काम रमेश ने किया, तो रमेश के स्थान पर किसने शब्द ने लिया, तो कौन, कहां, किसने, किससे कही, यह बात किससे कही, किससे, रमेश से कही, तो कौन, कहां, किसने, किससे, ये शब्द जहां आपको प्राप्त होते हैं वहां आप प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते ही आपका जो उत्तर है वह समुचित माना जाएगा। इसमें प्रश्नवाचक ये जो शब्द हैं 4 आप देख रहे हो, इन शब्दों से युक्त यदि कोई वाक्य है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अवश्य मिलेगा, और उसके जवाब में आप कोई भी शब्द का किसी का भी उत्तर देख रहे हैं तो वह कोई संज्ञा शब्द होगा। इसलिए संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि इन शब्दों में से कोई प्राप्त होता है तो हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में मानेंगे। तो अब तक का मामला यहां तक पहुंचे, और अब इसे हम मिटा रहे हैं। आगे आप स्क्रीनशॉट आदि ले ले। हम 4 सर्वनामों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, 5वां और 6ठा रह गए, उनको देखते हैं अभी। और 10वीं क्लास का जो स्तर है उसी स्तर की, हालांकि देखा जाए तो ये जो वीडियो है वो कक्षा 10, 11, 9, 10, 11, 12, इसके अलावा रीट की तैयारी करने वाले, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले, या व्याख्याता की तैयारी करने वाले हिंदी विषय से,
के सभी प्रतियोगी साथियों के काम आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा स्तर न रखते हुए 10वीं कक्षा के लेवल की हम बात कर रहे हैं। और 10वीं कक्षा के लेवल की, यदि 10वीं कक्षा के बच्चों के बुद्धि स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहां जरूरी हो जाता है कि बच्चों के स्तर पर आकर हम वो चीजें बताएं। 5वें नंबर का हमारा था, जब पुरुष निश्चय निश्चय के चक्कर में फंसता है तब उस प्रश्न का संबंध उसके निज से होता है। तो प्रश्न का संबंध, तो यहाँ 5वें नंबर पर हमारे समक्ष जो प्राप्त होता है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होगा, जो, जैसा कि जो आया है वह मेरा चचेरा भाई है, तो जो वह, ये दोहरे भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे जो सो, जो वह, जितना उतना, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन्हें, उन्हें, कि जिन्हें पढ़ाया जा रहा है उन्हें पास भी होना, अच्छे नंबर भी लेकर आने इत्यादि शब्द हमें इस्तेमाल करते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम यह है माना जाता है। और छठा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। छठा और अंतिम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब निज सो शब्द है, ये जो निज शब्द है यह स्वयं के लिए आता है। जैसे कोई भी विद्यालय है, यदि वह उसमें प्रशासनिक अमला, वहां की वेतन वगैरह की, वहां की बिल्डिंग की सारी व्यवस्थाएं यदि सरकार की तरफ से है तो हम उसे राजकीय, अर्थात राज सरकार की तरफ से या शासकीय कहते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष का उन पर और आधिपत्य है या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है तो हम कहते हैं कि वह प्राइवेट स्कूल है। और प्राइवेट जो शब्द है वह अंग्रेजी का है, उसे ही हम हिंदी में कहते हैं कि निजी शिक्षण संस्थान है। उसे हम क्या कहेंगे, निजी शिक्षण संस्थान। निजी से अर्थ होता है खुद का। तो निजवाचक सर्वनाम जो है उसमें एक तो स्वयं, खुद, आप या निज, ये शब्द आते हैं। इन शब्दों से युक्त यदि कोई वाक्य है तो आप वहां पर निजवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान कहां रखना है, यदि स्वयं शब्द आया है तो आप बेझिझक किसका इस्तेमाल करेंगे, निजवाचक सर्वनाम का। यदि खुद का इस्तेमाल, खुद आया है तो निजवाचक सर्वनाम का। यदि निज शब्द आया है तो निजवाचक सर्वनाम का। लेकिन यदि आप शब्द आया है तो हमें ध्यान देना है। कई दफा क्या होते हैं, माता पिता शहर गए और बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे लिए ये चीज लेके आनी है, मम्मी मेरे लिए ये चीज लेके आनी है। मम्मी घर पहुंची और हमने चाय पानी की कोई बात नहीं की, सबसे पहले हमने उनका थैला बिखेर दिया। थैले में हमने मंगवाया था उनसे एक मार्कर, एक पेन, एक निब, कोई भी चीज एक मंगवाई थी, वो चीज हमें नहीं मिली तो हमें रूठ गए, यूं मुंह फुला के खड़े हो गए। मम्मी ने शाम के वक्त खाना बनाया, आपसे कहा कि बेटा खाना खा लो, आपने खा लूंगा आप ही। तो ये जो आप ही शब्द है ये किसकी जगह काम में लिया आपने, स्वयं की जगह काम लिया कि खा लूंगा स्वयं ही। आप कपड़े कैसे धोते हैं, ये कपड़े कौन धोता है, आपके कपड़े कैसे धुलते हैं, मैं आप ही धोता हूं। तो यहां यदि हम स्वयं के स्थान पर, इस आप के स्थान पर स्वयं को रख कर देखें, यदि मामला ठीक बैठ रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हमारा जो संदेश है वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इस आप के स्थान पर निज शब्द का, सॉरी, स्वयं शब्द का इस्तेमाल कर देने के पश्चात तो आप इस आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम मानेंगे। यदि वो सुनने वाले के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है तो आप उसे, इस आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे। तो हमें क्या मानना है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मानना है। और यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो यहां उपस्थित नहीं है तो हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मानना है। बस ये इसका थोड़ा सा मामला है। सुनने वाला है मध्यम पुरुष, हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप सत्य के समर्थक थे, आप अहिंसा के पुजारी थे, आप गांधी के लिए हमने इस्तेमाल किया, महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया, तो वहां और गांधी जी हमारे सामने नहीं थे तो इसलिए कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं,
आप बहुत ही गरीब परिवार से निकलकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, आप भारत रत्न से सम्मानित हैं, आपको कौन नहीं जानता, वहां आपको शब्द भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही माना जाएगा। यदि हम आपका, आपकी, आपके शब्द सुनने वाले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। लेकिन यदि हम उस आपका शब्द खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ किराए से रहते हो, जी हाँ, तो खाना खाना तो मैं आप ही बना लेता हूं, आप ही बना लेता हूं, मैं खुद ही बना लेता हूं, मैं स्वयं ही बना लेता हूं, मैं खुद ही बना लेता हूं, मैं निजी रूप से बना लेता हूं, तो वहां पर आप शब्द में ये निजवाचक सर्वनाम जो है वो माना जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके समक्ष विशेषण को लेकर प्रस्तुत होंगे और विशेषण की एक एक बारीकी से आपको आपकी जानकारी दुरुस्त करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। शुक्रिया। जय हिंद।